खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदी से आकर के एक दिन खुदा पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। चलिए इसी के साथ में न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और न्यू ब्राइट वे का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे। टॉपिक का नाम है ठोस वस्तुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो मैथमेटिक्स का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे 10th बोर्ड्स या फिर अदर क्लासेस और कंपटीशन के लिए खासकर वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें हम आपको कई सारे सॉलिड्स के विषय में बहुत डिटेल स्टडी कराएंगे। उनके समस्त जो फार्मूले हैं उनको यहीं पे डेवलप करेंगे, कैसे आते हैं, जिससे उन्हें रटना ना पड़े। कि लड़के जनरली मेंस्ट्रुएशन में फार्मूलों को रटते हैं, और रटने की समस्या आप बिल्कुल यदि ध्यान से समस्त चीज़ों को पूरे लेक्चर में आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो इसमें रटने की समस्या खत्म। और जब रटोगे नहीं तो वो जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा। अन्यथा फार्मूले भूलने की आदत बच्चों में बहुत है, इसलिए इसको हम पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समस्त सॉलिड्स जितने भी रहते हैं उनके सारे फार्मूलेज आपको बताते हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए तो सबसे पहला जो सॉलिड ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमारा नंबर 1 पे है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है घनाभ। तो घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड के नाम से जाना जाता है, घनाभ। अब घनाभ कैसा होता है इसको अभी आपको हम एक तस्वीर के माध्यम से बता रहे हैं, या फिर आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। एक हमारे पास ये डिब्बा है जो बिल्कुल घनाभ का ही है, यही घनाभ है। देखिए इसमें ये जो ज़्यादा वाली है ये लंबाई है, ये जो कम वाला हिस्सा है ये चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है, बाकी चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकती हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस टाइप की जो आकृतियाँ होती हैं या जो सॉलिड होते हैं, इन्हीं को ही घनाभ या फिर क्यूबॉइड के नाम से जाना जाता है। ये निश्चित रूप से आयत के ऊपर बनाए जाते हैं। नीचे की सरफेस देखें तो आयताकार है, ये वाली सरफेस देखें तो भी आयताकार है, इधर की सरफेस को देखेंगे तो भी आयताकार है, सारी की सारी सरफेस इसकी आयताकार है। जब आप टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 तो ये राउंड वाली हो गई, और एक छत और एक नीचे की फर्श, यानी पूरा रूम है ये। तो टोटल 6 हो गई। तो इसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं, 6 सरफेस होती हैं। तो एक घनाभ में 6 सरफेस होती हैं, 3 इसकी कोरे यानी डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए अब इसको समझाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले इसी घनाभ का हम आपको यहाँ पे एक 3D फिगर बना के दिखाते हैं। तो ये निश्चित रूप से आयत के ऊपर बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक आयताकार आप प्लॉट खरीदिए। जनरली जो मकान खरीदे जाते हैं प्लॉटिंग वो आयताकार ही होती है। देखिए एक आयत बनाया हमने, इसी आयत के ऊपर इसको 3D पूरा कर दीजिए। क्यूबॉइड इसी के ऊपर बनाना है। तो इस तरीके से आप एक 3D फिगर इसका प्राप्त कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे आपको सिर्फ इसको ये कॉर्नर मिला दो, ये कॉर्नर को मिलाइए और इस कॉर्नर को मिलाइए, और एक कॉर्नर ये मिला दीजिए। देखिए ये 3D आकृति उसी क्यूबॉइड की बन गई है जो हम आपको दिखा रहे थे। अब इसमें ये इसकी भुजा जो यहाँ से यहाँ तक गई है, ये इसकी L है, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये भुजा इसकी, या फिर इसको आप कह सकते हैं, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऊंचाई रख दीजिए या यहीं पे रख दीजिए। तो इस तरीके से इसकी 3 डायमेंशन निकल आई, LBH। अब यहाँ पे इसके संबंधित कुछ जो टिप्स पॉइंट हैं, सब पहले उनको नोट कर लीजिए। तो घनाभ, सबसे पहली बात घनाभ के लिए जो हमें ध्यान रखनी है, तो घनाभ यानी क्यूबॉइड में कुल ये क्वेश्चन आता है कितने पृष्ठ पाए जाते हैं? कुल 6 पृष्ठ। पृष्ठ कहे या सरफेस कहे? सरफेस। तो घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक चीज तो यही ध्यान रखनी है
इसमें 6 पृष्ठ पाए जाते हैं या 6 दीवारें होती हैं। आप 6 पृष्ठ भी कह सकते हैं, 6 वॉल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नीचे की और ऊपर की जोड़ लोगे तब। वैसे तो 4 दीवारें होती हैं। तो घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरे पॉइंट में ध्यान रखना है, यदि घनाभ की, यदि घनाभ यानी जो क्यूबॉइड है, घनाभ की, देखिए साइड कहें या साइड ई, साइड या फिर इनको कोरे भी कहते हैं, तो यदि या फिर इनकी बीमा भी कहते हैं। इनके कई सारे नाम हैं, सब ध्यान रखने। बीमा, और बीमा की इंग्लिश हो जाती है डायमेंशन। डायमेंशन। तो यदि घनाभ की साइड लंबाई जो है, लंबाई एक हो गई, लंबाई को L, और चौड़ाई आपकी जो हो गई, तो चौड़ाई को यदि B फॉर ब्रेथ, और ऊंचाई जो इसमें तीसरी साइड होती है, तो ऊंचाई को यदि H माना जाए, ये मान लिया जाए, माना जाए, तब उस केस में हम इसमें क्या क्या निकालेंगे? नंबर 1 सबसे पहला फार्मूला इसका, तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड आउट करेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो जो वॉल्यूम निकालोगे वो B बराबर निकलेगा। वॉल्यूम को B से लिखते हैं। B बराबर तीनों की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों की गुणा कर दीजिए, L इंटू B इंटू H। तो LBH एक सूत्र फॉर्म हो गया। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गुणा करा दीजिए, तो उसका आयतन आ जाता है घनाभ का। यानी जो एक घनाकार हमारा कमरा है, जो आयत के ऊपर बनाया गया है, तो उसका आयतन निकल के आ जाएगा। मतलब उसमें कितनी हवा भरी जा सकती है, कितना उसमें पानी भरा जा सकता है, या कितना उसमें कोई और। तो आयतन का ये फॉर्मूला पहला यहाँ पे फॉर्म हुआ। निश्चित रूप से ये पहला सूत्र है इसका घनाभ का। अब इसमें सेकेंड फार्मूला निकालते हैं। तो जो पूछा जाता है घनाभ का विकर्ण, इसको कर लीजिए। नंबर 2 पे घनाभ का विकर्ण। विकर्ण वो जगह होती है जो सबसे बड़ी, क्वेश्चन पूछता है कि घनाकार कमरे में सबसे बड़ी कोई बांस या लाठी डंडा कहाँ पे रख सकते हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो विकर्ण ही होता है। तो घनाभ का विकर्ण, विकर्ण को डायगोनल बोला जाता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल मतलब इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जो सबसे बड़ी लंबाई की कोई चीज रखी जा सकती है, वही डायगोनल है। तो इसको हम लोग D से डिफाइन करते हैं। तो D जब निकालोगे तो ये इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने कह दिया वॉल्यूम में LVH है, डायगोनल में बस आप अंडर रूट लगाइए और इन्हीं L का स्क्वायर कर लीजिए। L का स्क्वायर प्लस, देखो B आ गया, यहाँ प्लस कर दो बस। तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर, ये H का स्क्वायर। तो इस तरीके से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तीनों साइड्स का। तो इससे आपका घनाभ का डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल मतलब घनाभ के अंदर सबसे बड़ी लंबाई है। तो इसे अपना नोट में लिख लीजिए। ये नोट में यहाँ पे लिख लीजिए कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण घनाभ के अंदर की सबसे लंबी दूरी होती है।
तो ये सबसे लंबी दूरी या सबसे बड़ी दूरी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। विकर्ण के मामले में कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि कोई घनाकार कमरे के अंदर सबसे बड़ा कोई हमें रॉड रखना है तो वो कितना तक रखा जा सकता है, तो वो विकर्ण ही निकालना पड़ेगा उस केस में आपको। तीसरा इसका जो आपको याद रखना है, क्रमवार फार्मूले सेट कर रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो जब आयतन आप LBS से निकाल दोगे तो इन्हीं का स्क्वायर करोगे तो डायगोनल निकल जाएगा। तीसरे नंबर पे घनाभ का तो घनाभ का आपको एक क्षेत्रफल लेना है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से क्षेत्रफल चालू हुआ है, एरिया। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश इसकी होगी तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल, पार्श्व को लेटरल कहते हैं और पृष्ठीय को सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया। क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि है तो एरिया ही, इसलिए ए बराबर आप लिख सकते हैं। अब जब ए बराबर लिखेंगे तो लेटरल है, लेटरल इसमें आप एक चीज और समझ सकते हैं, अभी यहाँ पे रुके रहिए। चाहे वो कह दे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसमें बोल सकता है कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये एक ही चीज है, चाहे वो कहे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये एक ही चीज है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड, तो ये दोनों में आपका दोनों का जो फॉर्मूला निकालेंगे वो सेम आएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ तो ये आपका सेम चला जाएगा, और ये क्या आएगा, एरिया ही है तो ए से ही डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लंबाई, पहले एक लंबाई ले लेनी है। देखिए इसको निकालना भी बहुत आसान है। चारों दीवारें मतलब 1 2 3 और 4, नीचे की फर्श ऊपर की छत छोड़ देनी है, तो ये 4 दीवारें बचेंगी। तो इसमें सबसे पहले आप लेंथ ले लीजिए, तो ये एरिया आ गई। अब ये वाली ब्रेथ ले लीजिए, तो लेंथ और ब्रेथ को हमने लिया जोड़, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब इसको हमने दूना कर दिया। इसको जैसे ही हमने डबल किया तो देखिए एक लेंथ ही है, एक ब्रेथ ही है, दूना करेंगे तो ये लेंथ और ये ब्रेथ इधर की भी आ जाएगी। मतलब 2 दीवारों का था ही था, 2 गुना कर दिया तो 4 का हो गया। अब इसको केवल गुणा कराना रह गया है ऊंचाई से, हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एरिया ये भी तो लेनी है, तो हाइट से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे तो निश्चित रूप से ये 2l + b + h, फिर से एक बार गौर करें क्योंकि भूलना नहीं है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड कहें, या फिर घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक दीवार आयत होती है, तो एक आयत ये, एक आयत ये, एक आयत ये 4 आयत हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली, तो जितनी लेंथ ब्रेथ की ये लाइन है उतनी इधर है, तो इसलिए लेंथ प्लस ब्रेथ को 2 से गुणा कर दिया तो पूरा हो गया। अब खाली हाइट, इस पूरे कमरे की हाइट तो सेम ही है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा एरिया आ गया। अब इसके बाद में जो तीसरा फार्मूला आपसे इससे पूछेगा वो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखिए ये भी एक एरिया ही है लेकिन ये टोटल वाला है, तो इसको ए बराबर रखेंगे। अब टोटल में जो इसकी हमने चारों दीवारों ली थी ये वाला लिया था, लेकिन अब की छत और फर्श भी इसमें आ जाएगी, तो एक आयत ये, दो आयत इसमें बढ़ जाएंगे। तो जब दोनों आयत और बढ़ जाएंगे उस केस में हमें क्या करना है, एक इसका तरीका है, थोड़ा सा सर्किल बना लीजिए ऐसे, यहाँ पे पहले लिखिए L, फिर ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए B, फिर लिख लीजिए H, यही तीनों डायमेंशन। तो LB प्लस फिर BH प्लस फिर HL, क्लॉकवाइज घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, HL, इससे आपका गलत नहीं होगा। ये करने के बाद इसको आप डबल कर दीजिए, बस यहाँ पे 2 से गुणा दे दीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। तो संपूर्ण सरफेस एरिया में आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें फर्श और छत भी इंक्लूड हो जाती है। तो LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो LB प्लस BH और प्लस HL, इस तरीके से याद रखेंगे। सरफेस एरिया है इसलिए इनके मात्रक जो है वो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी होगा वो स्क्वायर में रहेगा। एक इसमें 4, हाँ 4 फार्मूले हो गए। अब टोटल 4 ही सूत्र आपसे पूछे जाते हैं, इन 4 को ही आपको करना रहता है। अब इसी से मिलता जुलता सेम बिल्कुल आपका होता है घन। अब इसके बाद में हम आपको घन को समझाते हैं जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, इतने ही बीच में भी आ सकता है, उसको कहें तो यहीं पे करा देने इसके घन का। चलिए तो देखिए घन का यहाँ से ही हम इतने ही बीच में करवा दे रहे हैं क्योंकि ये वो इसी से रिलेटेड है, तो इसी से रिलेटेड करके आप पढ़ेंगे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो वो याद करने में आसान हो जाएगा। अब घन का मतलब यहाँ पे ये होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो घन के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा घन में बस क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रखनी है, तो इसको हम मिटाएंगे यहाँ पे और उसको सेम कर देंगे, बस इतना पोर्शन हटाएंगे, इसको हटा करके हम यहाँ पे एक घन बनाएंगे। बाकी सब आपका एज इट इज है, इसी से कोरिलेट कराना है। अब इसके लिए देखिए एक हमने ये साइड ले ली। अब घन ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं, तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाए तो ऐसी ठोस आकृति को घन कहा जाता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि तीनों एक बराबर बने, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है अपना। तो ये हमने कोशिश की थी इसको कि सारे इसके एक बराबर बने, ऊपर का वर्ग थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन आप ये मान चलिए इसकी जितनी ये L है, जितनी साइड ये रहेगी, इसकी सारी साइडें बराबर रहती हैं, उतनी ये रहेगी उतनी ये रहेगी, लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहती हैं, इसलिए इसकी भुजा को A से ही लिखा जाता है, केवल A। ये भी A, ये भी A, और ये जिसको ऊंचाई कह रहे थे वो भी A, यानी कि जो लंबाई उसमें थी वो भी A रहेगी, जो चौड़ाई थी B वो भी A रहेगी, जो ऊंचाई थी वो भी A रहेगी। तो इसमें सब कुछ A ही रहना है, बस यही हमें दिमाग लगाना है कि इसमें सब कुछ A ही रहेगा, क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर होती है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अब जब यही है तो यही चीज़ें सब निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिख लीजिए, ये फिगर जो है ये घन का है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर की आकृति जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, घनाभ की जगह लिखेंगे घन। तो घन इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब, खेलने वाला क्यूब भी आपने देखा होगा, क्यूब। अब इसमें पूछा जाए घन में कितनी साइडें होती हैं, तो इसमें भी 6 ही होती हैं। तो नंबर 1 यही हमें ध्यान रखना है कि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, या उनको सरफेस कहें, तो इसमें भी 6 ही होती हैं, उसमें भी 6 ही होती हैं। और इसी में लिख लीजिए, यदि दूसरा नंबर, यदि घन की कोर कहें या साइड कहें या भुजा कहें, जो कह लीजिए, बराबर A है,
तो इसकी सब बराबर ही होती हैं, तो a है। तो लंबाई भी इसकी, देखिए यहीं पे लिख लीजिए, लंबाई भी इसकी a रहेगी, चौड़ाई भी इसकी a रहेगी, ऊंचाई भी इसकी a रहेगी, तो इसकी सब बराबर ही रहती हैं। तो पहला सूत्र निकालिए, घनाभ की जगह घन कर लीजिए बस। तो नंबर 1 फर्स्ट फार्मूला, घन का आयतन। तो घन का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालोगे, जिसको हम लोग बी से डिफाइन करते हैं इसको तो वॉल्यूम को बी से वहां पे भी लिखा था। अब देखिए यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ तीनों ही ए हैं, तो ए गुणे ए, तो ए का पावर 3, तो यहाँ पे ए गुणे ए, अर्थात ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 3। यही चीज के लिए हमने इसको मिटाया नहीं था। यहाँ पे देखिए, तो इसमें लंबाई चौड़ाई अलग होती है, इसमें सब बराबर है, तो इसका एक ए, एक इसका ये, एक इसका ये, तो ए क्यूब हो गया। पहला फॉर्मूला देखिए आ गया कितना सस्ते में। ऐसे ही घनाभ का विकर्ण, तो घन का विकर्ण निकालिए। तो घन का विकर्ण नंबर 2, घन का विकर्ण, आयतन के बाद तुरंत विकर्ण याद रखिए, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब को डी से लिखा जाता है, ये वही है जो सबसे लंबी दूरी होती है। तो घन के अंदर की सबसे लंबी भुजा या सबसे लंबी दूरी डी से लिखेंगे इसको। अब यहाँ फिर वही चीज है कि ये भी ए भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसी में वैल्यू डाल के ये भी प्राप्त कर सकते हो। कहने तो ए स्क्वायर तीनों को जोड़ेंगे 3a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 3 अंडर रूट में क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, इसीलिए ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो a रूट 3, तभी ये a रूट 3 रहता है। अब यहाँ पे ये फार्मूला वही है, वैसे आपको रटना पड़ता कहाँ से आया, इसी में देखिए ए स्क्वायर 3a स्क्वायर में स्क्वायर अंडर रूट की वजह से बाहर हो गया। अब तीसरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ऐसे घन का तीसरा फार्मूला, इसमें भी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका भी क्षेत्रफल जब निकालोगे, क्षेत्रफल तो इसको ये एरिया ऑफ इंग्लिश भी इसकी लिख लीजिए चाहो तो ये हो जाएगी एरिया ऑफ लेटरल एरिया है, पास पृष्ठीय है तो 4 दीवारों वाला है, लेटरल एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल और पृष्ठीय है तो लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस भी लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये है तो एरिया ही, इसलिए इसको ए से ही हम लोग लिखेंगे, ए बराबर। अब ये कितना आ जाएगा, अब इसमें चारों दीवारों का है, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा। तो देखिए जो घन होता है, अब ऐसे समझिए, ये मान लो चारों बराबर होता है, तो ये भी इसमें ये भी इसका एक वर्ग होता है, ये भी वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 4 दीवारों का लोगे, एक इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये चारों ए स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये 4 दीवारों का निकालोगे तो 4a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही जब चौथा फार्मूला इसका आएगा, घन का पृष्ठीय था, ये पार्श्व पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ये है, ये भी एरिया, लेकिन ये टोटल है। टोटल का मतलब ये 6 दीवारों का है। तो जब 4 दीवारों का, एक दीवार का होता है ए स्क्वायर, 4 का हो जाता है 4a स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर। बस इस तरीके से चारों फार्मूले आपके, ये फार्मूले इसी से जुड़े हुए हैं, सारे फार्मूले इसी से लिंकेज है, आप इसी की मदद से इनको कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखते तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ये स्क्वायर, फिर ये 3 बनते हैं इसके, 3 दूनी 6 स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे डालते हैं ऐसे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ऐसे करते 4a स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से एक पहले वाले को याद करके दूसरे को आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आप इसको करोगे तो ये निश्चित रूप से 100% आपके समझ में भी आ जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। बस इतना और ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल को ये कहीं नोट में लिख लीजिए, दाएं बाएं यहीं पे लिख देते हैं। इसको बात को दिमाग में इसलिए रखना है, जरूरी है, क्योंकि मात्रक गलत कर दोगे सब गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिया जाता है। वर्ग मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर, जैसे स्क्वायर इस टाइप से। और आयतन जो है किसी का भी हो, आयतन हमेशा घन में लिया जाता है। घन का मतलब जैसे सेंटीमीटर है तो क्यूब 3 साइड में, क्योंकि आयतन 3D है और क्षेत्रफल 2D है। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और न्यू रज्जु, और इसके बाद आगे आपको एक पेज अब इसमें हम लोग लंब वृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर के विषय में पढ़ेंगे कि सिलेंडर क्या है, कैसी आकृति है। तो ये भी सब 3D आकृतियां चल रही हैं। अब इसमें जैसे देखिए, एक सिलेंडर, इसी को सिलेंडर कहते हैं, इसी टाइप की आकृति है, ये सिलेंडर कहलाती है। सिलेंडर निश्चित रूप से कैसे बनाएंगे, अभी इसको तो हम सरफेस पे दिखा रहे हैं कि ये सिलेंडर हमारा जो फिगर है, इसको पेज से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये पेज है, चादर का ही तो बनाया जाता है। अब इसको, इस चादर को, इसी चादर को आप ऐसे फोल्ड करिए। तो जब फोल्ड करके इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए एक बेलन का शेप बन जाएगा ये। तो यही सिलेंडर है। अब बेलन का कोई पूछे कि पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो इसका तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है, कर्व्ड रहता है। तो ये एक आयत का क्षेत्रफल ही होता है, एक चादर ही होती है। तो जो चादर की लंबाई होती है, यदि ऐसे मोड़ा गया है तो उसकी ये नीचे परिधि बन जाती है, और ये वाली जो चौड़ाई है ये ऊंचाई बन जाती है। अब इसी में पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। तो ये उसी का पार्ट है, ये सिलेंडर, यही सिलेंडर है। इसी सिलेंडर को हम लोग पढ़ेंगे। इसी को राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसमें ये निश्चित रूप से एक वृत्ताकार पार्ट है, और एक ऐसे इधर साइड वृत्ताकार पार्ट है, कटा हुआ। तो 2 वृत्ताकार पार्ट इसमें, यदि एक वृत्त ये दोनों को जोड़ देंगे, ढक्कने भी जोड़ लेंगे, तो वो संपूर्ण बन जाएगा। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले इसका यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सिलेंडर का फिगर कठिन नहीं है, ये काफ़ी आसान है बनाना। ऐसे आपने एक लाइन खींची, एक दूसरी लाइन यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए। अब इन्हीं को यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए। थोड़ा जल्दी मुड़ गया। बस इसको यहाँ पे जैसे आप ये ऐसे देखिए ऐसे मिलाएंगे, और यहाँ पे भी आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये सिलेंडर बन गया। तो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। यहाँ से जो ये आएगा, ये इसकी हाइट है सिलेंडर की, ये सिलेंडर की हाइट है, इसको हम लोग एस से लिखते हैं। और ये इसकी सिलेंडर की रेडियस है, ये वाली, ये रेडियस है। तो इसको हम लोग आर से लिखते हैं हमेशा। कितना? त्रिज्या को आर। जितनी त्रिज्या वो है उतनी त्रिज्या ये रहेगी, और ये उतनी ये रहेगी। ये कर्व्ड सरफेस रहेगा। तो ये निश्चित रूप से एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसी को कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें इसका कौन सा फॉर्मूला याद करना है, वो चीज देखिए। पर लेकिन उसके पहले यहाँ पे लिख लीजिए, माना
लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या मतलब इसकी रेडियस, त्रिज्या r तथा ऊंचाई यानी कि इसकी जो हाइट है वो h है, तब उस केस में ये दो चीजें मालूम होने पे ही इसमें हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमको ये दो चीजें इसकी नहीं मालूम है तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जब ये दो चीजें मालूम हो जाएंगी तब उसमें हम क्या क्या फाइंड करेंगे। तो नंबर 1 पहली चीज इसमें अब हम इसका निकाल सकते हैं आयतन। तो बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, चाहे पूरा लिख दीजिए या बेलन का आयतन लिख लीजिए केवल। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको हम लोग वॉल्यूम को बी से लिखते हैं, तो वॉल्यूम वो चीज होती है कि जिसमें कितना कोई चीज भरी जा सकती है, इसका टोटल आयतन कितना है, जगह स्पेस कितना घेरेगा, तो वही उसका वॉल्यूम होता है। और ये इसका वॉल्यूम आपका जब निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे, देखिए वॉल्यूम निकालने का एक आसान तरीका है कि वो ट्रिक के माध्यम से आप समझिए। नीचे ये वृत्ताकार है, इसकी नीचे की सरफेस, ये वृत्ताकार सरफेस है, इसका यदि आप एरिया निकाल लें, ये वाला देखिए, इसको रटने से नहीं है, इसको समझने से है। ऐसे समझिए इसको कि नीचे वाला जो वृत्तीय भाग है, यदि इसका हमने एरिया पता कर लिया, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर इसकी त्रिज्या है तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। निश्चित रूप से इसका आप क्षेत्रफल निकालिए तो क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब जितना क्षेत्रफल है नीचे उतना ही ये ऊपर तक चला जाता है, यानी पूरी ऊंचाई से गुणा करा दीजिए, यहीं पे h से गुणा करा दीजिए, तो ये इसका आ जाएगा पूरा आयतन। इस तरीके से आप इसका आयतन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फाइंड हो जाएगा। अब उसके बाद में इसके वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब कर्व टाइप का, कर्व्ड है, मुड़ा हुआ पार्ट। तो कर्व्ड ये वही बनता है, जैसे ये हमने कहा था ये पेज है, अब इस पेज को हम फोल्ड करेंगे तो इसी का यदि हमने सिलेंडर बना लें ऐसे, तो देखिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बस इसमें ऊपर की और नीचे की ढक्कन नहीं है। तो ये पूरा एरिया निश्चित रूप से एक आयत है। अब इसकी ये लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई कर लीजिए, तो जो क्षेत्रफल होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया भी होगा। अब इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र इसलिए कहा गया क्योंकि मुड़ा हुआ है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये वक्र पृष्ठ जब निकालना पड़े तो इसकी इंग्लिश होती है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप सिलेंडर जब निकालेंगे तो ये भी एरिया ही है, इसको ए से डिफाइन करेंगे। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो जब एरिया निकालना हो तो इस बाउंड्री को फाइंड आउट करिए, केवल इस बाउंड्री को निकालिए, केवल इस बाउंड्री को निकालिए, मतलब परिधि को, ये इस परिधि को निकालिए, नीचे वाली परिधि, परिधि को सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, यदि त्रिज्या r थी तो ये 2 पाई r हो जाएगी, 2 पाई r। इसकी परिधि निकालिए, तो हमने यहाँ पे परिधि निकाला 2
पाई आर। अब परिधि के साथ हम गुणा करा दें इसकी हाइट का, तो परिधि के साथ यदि हमने हाइट की गुणा करा दी तब यह आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी कि जो बेलन की बाहरी सरफेस है ये वाला पूरा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा इतना वाला, ये इसका ये सारा राउंड आ जाएगा। केवल परिधि लेकर के हाइट से गुणा करा दीजिए, और जब इसका नीचे का क्षेत्रफल लेकर के ये मिट रहा है पाई आर स्क्वायर ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल लेकर के हाइट से गुणा करा दोगे तो उस समय इसका आयतन आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूरा है तो नीचे पूरा उठा ले जाएगा ऊपर तक, और ये केवल बाउंड्री होती है तो बाउंड्री ले जाएगी। तो ये इसका एक आसान ट्रिक है। तीसरा, बेलन का संपूर्ण वक्र मतलब मुड़ा हुआ वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे भी लिखा जाता है, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब निकालेंगे तो ये है तो सरफेस एरिया ही, तो एरिया को ए बराबर लिखेंगे उस केस में, और ये बराबर हमारा टोटल में, देखिए ये हमारा जो चारों पूरे राउंड का था बस उसमें दोनों ढक्कन छूट गए थे, तो इसको तो आप लिख ही लीजिए, तो ये 2 पाई आर एच ये हमारे पूरा था, खाली ये ढक्कन और ये ढक्कन छूटा हुआ था, तो एक व्रत ये एक व्रत ये है, तो एक व्रत का होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो व्रत का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इन दो व्रत का आ जाएगा, बस यही इसका हो जाएगा टोटल, ये टोटल में आ जाता है। इसी को वो लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं, ऐसे कॉमन करके दिखा देते हैं, देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन करके जो बुक में लिखा रहता है तो h प्लस एक आर यहाँ बच जाएगा, ऐसे करके भी दिखाते हैं ये, लेकिन आप ये याद रखिए ज़्यादा सही है, क्योंकि ये वाला टोटल दीवारों वाला हो गया था और उसके बाद में उसमें ये चीज़ आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से तीनों फार्मूले इसके हम लोगों ने फाइंड कर लिए सिलेंडर के। अब इस सिलेंडर के बाद में एक सिलेंडर और होता है जिसको खोखला बेलन कहते हैं, हॉलो सिलेंडर, तो इसी में अब खोखला बेलन चौथे नंबर पे हमारा लगा हुआ है, खोखला बेलन, एक ऐसा बेलन जो अंदर से खाली है। खोखले बेलन को इंग्लिश में हॉलो सिलेंडर कहा जाता है, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर के नाम से इसको जानते हैं। बनाएंगे इसको कैसे, चलिए यहीं पे बनाते हैं, आप सामने ही देखिए इसको। हॉलो सिलेंडर कैसे बनाते हैं, ये इसकी बनाना इसका भी बहुत आसान है। एक सरफेस अभी आपको ये और लेनी है इतनी, ऐसे इधर साइड में इतनी, इन दोनों में एक अंदर ये वृत्त और एक बाहर वाला ये, इसमें 2 त्रिज्याएं रहेंगी, एक ये छोटी वाली त्रिज्या और एक ये बड़ी वाली त्रिज्या, तो ये आपका हॉलो में आ जाएगा। अब हॉलो वालों में ये इसका सेंटर एक ही रहेगा, तो ये जो छोटी वाली त्रिज्या है ये स्मॉल आर, और ये जो पूरी बड़ी वाली त्रिज्या है ये कैपिटल आर, तो ये वाली स्मॉल आर और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ये कैपिटल आर। अब लिखिए यहाँ पे ऊंचाई आप जैसे पहले लिए थे बिल्कुल सेम वैसे ले लीजिए, ये h है, ये पहले भी ले रखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे खोखले बेलन की, ये बाहर है तो बाह्य त्रिज्या एक्सटर्नल रेडियस बराबर कैपिटल आर तथा आंतरिक त्रिज्या
आंतरिक त्रिज्या को इंटरनल रेडियस बोलते हैं, इंटरनल रेडियस। तो इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है, तब उस केस में इसका आयतन क्या बन जाएगा, तो वो भी इसी से निकलता है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे इसका निकालेंगे, क्या निकालना है इसमें, इसका आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पे खोखले, पहला फार्मूला देखिए इसका, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर B बराबर, ये देखिए इसका था पाई आर स्क्वायर एच, बस यहाँ पाई पाई ऐसे लिखिए, एच जो इसकी है वही एच इसकी है, खाली पाई वही है, खाली आर में फर्क है। तो आर की जगह देखिए क्या करना है, तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर यानी बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, स्क्वायर भी रहना है, खाली इनका अंतर हो जाना है ऐसे, और बाकी आपका फिर वही चीज़ है, कुछ भी नहीं बदला है, एच वैसे ही है जैसे एच ये थी। तो पाई आर स्क्वायर एच ही है, बस कैपिटल आर में से छोटा आर निकल जाएगा, बड़े वाले में से छोटा निकाल लेंगे तो यही वाला बचेगा जो कितनी मोटी चादर लगाई गई, तो कितनी मोटी चादर लगाई गई वो निकाला जाता है इसका, और बाकी बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो उतना ही निकलेगा जितना उसका था। तो इसलिए बाकी और कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। तो इस तरीके से हमने दोनों टाइप के आपको सिलेंडर यानी कि जो बेलन है उनको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। एक बात पुनः आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपको आयतन निकालना हो, आयतन मतलब पूरा स्पेस निकलता है जितना वो जगह घेरता है, तब आप नीचे वृत्त का क्षेत्रफल ले लीजिए। इसको याद करने के लिए कहीं लिख भी सकते हो। तो ये जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इसके आगे करके हम इसको ऐसे करके लिखे दे रहे हैं जिससे याद रखिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल नीचे ले लीजिएगा और इसकी गुणा कर दीजिएगा जो भी उसकी ऊंचाई हो ऊंचाई से। तो जैसे आप ऊंचाई से गुणा करोगे निश्चित रूप से ये आयतन आ जाएगा। और ऐसे ही आपको क्या करना है, जब आपको इसका वक्रपृष्ठ निकालना है तो वक्रपृष्ठ में नीचे की आप परिधि ले लीजिएगा, 2 पाई आर देखिए ये परिधि है, इसकी गुणा करिएगा ऊंचाई से। तो जब परिधि की ऊंचाई से गुणा करोगे तो वक्रपृष्ठ निकलेगा, और जब क्षेत्रफल नीचे के वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा करोगे ऊंचाई से तो उस समय आयतन निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको अगला बताते हैं कोण। चलिए अब इसमें जोकर की कैप, जिसको हम इंग्लिश में कोण और हिंदी में शंकु के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जानेंगे कि लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है। शंकु मतलब ये जोकर की कैप की टाइप की होती है। यहीं पे देख लीजिए इसका फिगर, तो ये इस टाइप से ऐसे जो तंबू लगते हैं ये, तो ये आपकी कोण टाइप की जो बनती है यही है लंब वृत्तीय शंकु। ये इसका सेंटर हो जाएगा, यहाँ से ये वाली जो है ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी शंकु की, और ये इसमें हाइट 2 रहती है। ये किसकी लंब वृत्तीय हाइट, ये h, और ये इसकी एक तिरछी हाइट, इसको तिरछी हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो ये तिरछी ऊंचाई है, इसको स्लंट हाइट कहते हैं, स्लंट हाइट। ये तिरछी ऊंचाई है, ये इसकी मेन ऊंचाई है लंब वृत्तीय हाइट। बस इसमें 2 चीजें हैं, यही आपका शंकु कहलाता है, इसे शंकु के नाम से जानते हैं, शंकु। इंग्लिश में इसको कोण कहते हैं। अब इसमें हमें वही चीजें सब पूछी जाती हैं कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, पहला पार्ट। लेकिन मान लीजिए, माना शंकु की त्रिज्या r, तिरछी ऊंचाई l तथा लंब ऊंचाई, और या ऐसे केवल ऊंचाई लिख लीजिए, वो h है, तब उस केस में आपको इसका नंबर निकालना पड़ता है आयतन। तो लंब
वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। देखिए जिसको बेलन का याद है वो सब कर लेगा। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो B बराबर, अब यहाँ पे आप देखें तो इसको यहाँ से यदि सीधा कर ले जाएं, कल्पना करिए, कल्पनाओं से चीज़ें क्लियर बहुत जल्दी होती हैं। इसको आप ऐसे सीधे कर ले जाएं और यहाँ पे जब भी आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो निश्चित रूप से ये देखिए आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, 3 हिस्से बन जाते हैं। तो इसलिए ये सिलेंडर का तिहाई रह जाता है। तो इसलिए 1/3 बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, फिर उसको एच से गुणा करा दिया जाता है, एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है, शंकु के आयतन के नाम से जाना जाता है। अब इसका वक्रपृष्ठ, ऐसे ही इसका वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए। तो लंब वृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ, लंब वृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ ये एक एरिया होता है इसका, वही पेज था। इस पेज से हम इसको कोण भी बना सकते हैं। देखिए इसको यदि हम इस तरीके से मोड़ें ऐसे, तो ये एक कोण का रूप भी ले जाएगा। ये इस टाइप से जब मोड़ेंगे, यहाँ पे नोक बननी चाहिए आइसक्रीम जैसी, तो ये कोण बन जाएगी ऐसे, ये। तो ये इस टाइप का कोण बनता है, ये यहाँ पे एक वृत्त टाइप का बन जाएगा। तो इसमें इसका जो जितना पेज लग रहा था जिसपे पेंट की जाएगी, लंब वृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ, यानी ये एक एरिया होता है। तो A इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। ये तिरछी ऊंचाई ली जाएगी क्योंकि पृष्ठ इसका बाहर है, अंदर नहीं है। तो पाई आर एल, 2 पाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एरिया कम भी है, नहीं तो 2 पाई आर नीचे की परिधि इंटू तिरछी ऊंचाई लेते, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये पोर्शन छूट जाता है इसलिए पाई आर एल बचता है। तीसरा पार्ट इसमें संपूर्ण लंब वृत्तीय, तो शंकु का वक्रपृष्ठ संपूर्ण लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब कुछ तो मुड़ा हुआ है, कर्व शेप में है। तो टोटल जब निकालेंगे एरिया संपूर्ण वाला, तो इसमें यही जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, इसमें नीचे का ये ढक्कन का सरफेस जुड़ जाएगा। बस इसमें यही ध्यान देने की चीज़ है कि टोटल में ये जो इसका मुंह खुला हुआ था ढक्कन का, ये वाला उसमें जोड़ दिया जाता है, ये पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए पहले लिख लीजिए, पाई आर एल, ये तो इतना था ही था चौगुद्दा वाला। अब उसमें ये ढक्कन और जुड़ जाएगी इसकी, तो ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि आर त्रिज्या है तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाता है। वो लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन करके देते हैं। तो पाई और आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा एल, और यहाँ पे एक आर रह जाएगा एक। तो इस तरीके से बुकों में लिखा रहता है, आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो इस तरीके से ये लंब वृत्तीय बेलन का शंकु का वक्रपृष्ठ आ गया, आयतन आ गया। 3 फार्मूले ही हैं, तीनों पे इस पे पूछा जाता है। इसके बाद आपका फिर आगे चालू हो जाएगा गोला। चलिए आगे चलते हैं, फिर बताते हैं गोला क्या है। अब इसमें ये 6ठे नंबर की हमारी जो सॉलिड है, जिसको हम लोग गोला यानी कि स्फेयर, तो स्फेयर कहते हैं। स्फेयर ये भी 3D आकृति है, 3D आकृति, ये गोला पूरा 3D वाला है। गोला है तो सेंटर तो होगा ही होगा, सेंटर है तो सेंटर से जो दूरी जाती है ये आपकी त्रिज्या हो जाती है आर। अब इसमें इसी गोला को, हालांकि ये वृत्त टाइप में लग रहा है, लेकिन इसी को हम लोग, आप फुटबॉल की तुलना करिए, जो फुटबॉल होता है वो एक स्फेयर होता है,
और चूड़ी जो होती है वो आपकी एक रिंग होती है या वृत्त होता है सर्किल। तो आप यहाँ पे ये जान लो फुटबॉल है। अब इसके विषय में आपको माना क्या लिखना पड़ेगा, माना गोले की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या जो है रेडियस वो r है। बस इसमें एक रेडियस ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ तो गोल होगा, सब कुछ वक्र पृष्ठ में होगा। तो सबसे पहला इसका जो फार्मूला निकाला जाता है वो गोले का आयतन। तो पहला है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए कैसे निकलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 20 लिखा जाएगा और वॉल्यूम इसका गोला चारों तरफ एक जैसा होता है, इसलिए 4 शब्द पहले आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है इसलिए ये क्यूब फॉर्म में चला जाता है। अब इसके बाद में गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहिए या आधा, क्योंकि वो जब होगा तो पूरा ही होगा, उसमें आधा चौथाई तो हो नहीं पाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि गोले में जब भी निकलेगा तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ ही निकलेगा। तो गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण वक्र मतलब गोल, सब गोले गोल होता है, पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, इंग्लिश इसकी टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये निकालेंगे और ये आपका आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। तो एरिया ही है तो ये होता है 4, चौतरफा बराबर है तो 4 शब्द आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चारों तरफ एक जैसा है तो 4 से गुणा करा दी जाती है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। तो ये आपका गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, वो आपका अर्ध गोले से संबंधित रहता है। तो इसी में आपको अर्ध गोले का यानी 7वां नंबर डाल देते हैं। अर्ध मतलब आधा, अर्ध गोले। अब अर्ध गोला मतलब हेमी या सेमी। तो सेमी स्फीयर, तो सेमी स्फीयर को कैसे पढ़ोगे इसको देखिए। तो इसमें गोला तो बनाना है लेकिन आधा बनाना है। तो इसमें हम लोग ये पहले डायमीटर खींच लीजिए, इस पे आधा बना दीजिए। ये हमारा अर्ध गोला है, त्रिज्या इसकी वही रहेगी यार, तो ये आधा गोला है। अब इसके विषय में भी यही चीजें पूछी जाती हैं, अर्ध गोले का आयतन। तो पहला फार्मूला इसी से निकलेगा, कितना आसान है, इसको कोरिलेट करा लीजिएगा निकल आएगा। तो यहीं पे लिखेंगे पहला सूत्र, अर्ध शब्द लगेगा बस, अर्ध गोले, अर्ध गोले का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब आप लिख लीजिएगा, 20 से लिखा जाता है। तो आधा गोले का निकालेंगे, ये पूरे गोले का है, कोई चीज़ को आधा करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं। इसी के नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये रह जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, बस यही रहना है। अब उसके बाद में दूसरा सूत्र देखिए, गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ही निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध गोले का, अर्ध गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो ये निकालेंगे। तो ये क्या निकलेगा, ये इसका वॉल्यूम था और ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए आधा करेंगे इसको, तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसका आधा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसी को हमने आधा कर दिया, ऐसे इसको आधा कर दिया था। आधा करने मतलब 2 से डिवाइड देना होता है।
यहाँ पे लाइन खींच के 2 से डिवाइड इसको काटते हैं, ऐसे इसको नीचे से लाइन खींच के 2 से डिवाइड करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, बस ये नीचे का जो वृत्ताकार पार्ट है ये इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा संपूर्ण में, क्योंकि नहीं तो ये ढक्कन खुली रह जाएगी। बस यही एक कला है जो ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो इसका क्षेत्रफल आप जोड़िएगा। अब ये नीचे व्रत है तो व्रत का क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर ये आपका जुड़ेगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ये बढ़ाना पड़ेगा, तब बनेगा अर्धगोले का टोटल, अन्यथा वो फिर ये ढक्कन वाला रह जाएगा। तो ये पूरा, अब इसी में वो लोग कॉमन करके देते हैं, तो 2 पाई, यहाँ पाई है, आर स्क्वायर तो कॉमन है, तो इसी में आप इसको कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, 2 इधर रह जाएगा, प्लस यहाँ पे पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, पाई आर स्क्वायर तो 1, तो ये 3 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 2 1 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो यही बुकों में लिखा रहता है 3, 2 और 1 3 पहले लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर। तो इसे रटना नहीं है, इसे को खुद निकालना है। देखिए आ गया वही चीज़, तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। निश्चित रूप से ये फार्मूले आप इस तरीके से जब करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा इससे। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आपने सीख ली होगी। अब एक और बचा है खाली गोली कोष, उसको भी पूरा कर देते हैं। और इसमें अब जो है सॉलिड में लास्ट में आपको स्फेरिकल सेल यानी गोली कोष, देखिए कोष मतलब ये खाली गोला है, खोखला गोला, इसी को खोखला गोला भी कहा जाता है, खोखला गोला, इसको खोखला गोला के नाम से भी जानते हैं, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, तो इसी को हॉलो स्फेयर भी कहते हैं। इसमें 2 रेडियस बन जाती हैं एक्चुअल में, ये ऐसे, एक इंटरनल आर और एक बाहर वाली बड़ी वाली ये कैपिटल आर, तो 2 रेडियस बनती हैं। तो जब 2 रेडियस बनती हैं तो ये वाला कितना इसका वॉल्यूम घेरता है, ये हमसे कंसीडर करना पड़ता है। तो ये एरिया उस केस में कंसीडर किया जाता है, ये पूरा पार्ट। तो इसी को हॉलो स्फेयर में एक तो हमारी ये रेडियस बड़ी वाली कैपिटल आर और छोटी वाली स्मॉल आर, तो ये इसमें इस टाइप से एक मोटी सी चादर पे बनाया जाता है, उस चादर का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब इसमें यही हमारा बन जाता है। अब इसका क्या करना है, वही फार्मूले सारे निकालने हैं। नंबर 1, गोली कोष का हमें लेना है यहाँ पे आयतन, तो गोली कोष का आयतन, गोली कोष का आयतन, तो इसका जब आयतन निकालेंगे तो ये वॉल्यूम जो है B इक्वल टू, जैसे उसका जो था वही रहेगा 4/3 पाई, लेकिन 2 आर हो जाने पे एक कैपिटल आर, तो इसका क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, वही चीज़ है, बीच में बस माइनस आता है, सब में ऐसे ही हुआ है। 4/3 पाई आर क्यूब था, लेकिन 2 होने में इनका बड़े वाले में से छोटा निकल जाता, तो बड़े से छोटा निकल जाएगा, तो ये इतना ही पार्ट बचेगा। दूसरा सूत्र इसमें गोली कोष का वक्रपृष्ठ, तो गोली कोष का वक्रपृष्ठ यानी कि ये इसका एरिया है, तो एरिया इसका भी वैसे निकलेगा जैसे उसका निकला था, तो 4 पाई आर स्क्वायर था, 2 आर है, तो इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, बस इस टाइप से ये आपको कंसीडर करना है, ऐसे ध्यान करके पढ़ना है, तो ये याद बहुत आसानी से होगा। उसका भी 4/3 पाई आर क्यूब था, तो ये इसके दोनों फार्मूले इसमें आ गए हैं। अब इसमें यदि संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाए तब क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ गोली कोष का, तीसरे नंबर में गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठ
तो गोली कोश का संपूर्ण प्रश्न जब निकालेंगे तो 4 पाई और 4 पाई के बाद में तो ये तो इसमें सारा एक गोली कोश का वक्र पृष्ठ कहे या संपूर्ण पृष्ठ कहे, दोनों सेम ही होते हैं, सिमिलर ही रहते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि गोला में सब कुछ सिमिलर ही होता है तो दोनों सेम आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, तो इसी के साथ में सारे फार्मूले नियर अबाउट आपके यहाँ पे फिनिश होते हैं। इनको आप इसी क्रम में याद करिएगा जिस क्रम में मैंने बताया है, तो आप जो क्वेश्चन करोगे तो ये आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे। चलिए, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।